पोस्ट 370 चीजें आपको दिखती हैं कि सुधरी हुई हैं, इंडेफिनिट बंद नहीं होते हैं, कर्फ्यू नहीं होते हैं, वायलेंस नहीं होता है, पत्थरबाजी टाइप का एक नैरेटिव जो बना था यू डोंट सी दैट इवन, और मिलिटेंसी में कमी आई है। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि मिलिटेंसी अब कश्मीर से उठ के जम्मू में शिफ्ट हो गई है। इल्तिजा मुफ्ती के लिए और पीडीपी के लिए नॉर्मलसी का पैमाना क्या है? अगर मैं अभी लाल चौक जाऊं और मैं इंडिया का झंडा एक हाथ में रखूं और जम्मू कश्मीर का दूसरे हाथ में, आई विल चेंज माय नेम अगर पुलिस 2 मिनट के अंदर आके मुझे अरेस्ट नहीं करेगी और ऐसे ही नहीं थाने में डालेगी, प्रॉपर यूएपीए केस लगेगा। बीजेपी की सरकार है वो और आग में घी डाल रही है। फेसबुक पे आप कुछ नहीं लिख सकते, अगर यहाँ सर्दियों में लाइट जाती है आप उसको क्रिटिसाइज करें, उस तक के लिए पुलिस आपके पास आएगी, दस्तक देगी, बोलेगी ये क्या आप लिख रहे हो। यहाँ बहुत ज्यादा ऑर्वेलियन एक डिस्टोपियन सोसाइटी बन गई है जहाँ आपके ख्यालात भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना चाहती है। तो ऐसी कुछ यहाँ आजादी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डर की भी एक बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। जब वो डर चला जाएगा लोगों का, किसी को यहाँ नहीं पता है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द स्पार्क फॉर इट टू गो ऑल रॉन्ग। क्या आपको लगता है कि साल 2014 में मुफ्ती साहब ने जो बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, लोग ये कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, और प्लस इससे वो कहते हैं कि पीडीपी का ट्रस्ट क्वेश्चन कम हुआ? उनको लगा मोदी जी इतने बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं वो मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। मोदी जी ने पूरी कंट्री को अपनी थिंकिंग का कर लिया, जो एक बहुत सेक्युलर थिंकिंग नहीं है, जो मुस्लिम्स को टारगेट करती है, विलेनाइज करती है। मुफ्ती साहब का डिसीजन नियत ठीक थी, बट ऑब्वियसली शायद नतीजे ठीक नहीं निकले। कांग्रेस ने या आपके सहयोगियों ने क्या किया कि आपको इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाया गया? अब मैं आपको कैमरा पे बहुत सारी चीजें जो बोल सकती हूँ वो मैं जो नहीं बोल सकती वो भी बोल दीजिए। आपकी ऐसी क्या लड़ाई है कि आपको पासपोर्ट भी कंट्री स्पेसिफिक इशू किया जाता है? सच बोलूं? हुआ क्या है बताइए, और सच भी बोल दीजिए। सच बोलूं? प्लीज। एक तरफ है सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दोनों के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक राहुल गांधी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। उनमें इतनी एम्पैथी है, इतना ठहराव है, इतने पेशेंट है वो। कोई मुझे पप्पू पप्पू पूरा दिन रात ये जाप जपे तो मैं तो घर से ही ना निकलूं, बुरा लगता है। तो ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड मुझे लगता है ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बट नरेंद्र मोदी जी हैड दिस बिग मैंडेट। आई मीन वो मुस्लिम्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदूज के भी हैं, सिख्स के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, बट आप देखिए उनके टाइम जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट विलिफिकेशन है, गेटोइजेशन है, पॉलिटिकली कितना सब्जुगेट हो रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली, उनका इतना बड़ा मैंडेट था। वो तो कश्मीर भी रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन जीतना ही आई थिंक बीजेपी की प्रायोरिटी है अंडर हिम। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग। I was completely dehydrated. How's now? Better. You lost some weight, I guess. Yeah, a lot. Like deliberate call or? Yeah, deliberate. But it was just depressing me. Hormonally, you feel really off. How did you do it? Diet. I lost some 12 kilos. और इलेक्शंस के इस टाइम में और anyways लंबी बात है। इंटरव्यू शुरू हो चुका है। Okay. Okay. This can go in your blooper. No, not blooper. इलेक्शन उसमें पूरे इंटरव्यू में रख लेंगे। ठीक है। Any issues? No, not at all. So इल्तिजा मुफ्ती है हमारे साथ। इल्तिजा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर, पीडीपी कहते हैं जिसको छोटे में, पीडीपी की मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और बिजबेहड़ा सीट जो अनंतनाग के पास लगती है, वहाँ से इस बार अपना चुनाव में डेब्यू कर रही हैं। उनका एक परिचय ये भी है इल्तिजा मुफ्ती का कि वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनका एक परिचय ये भी है कि हाल फिलहाल में उनके इंटरव्यूज़ के बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए हैं। और उनका एक परिचय ये भी है, इफ़ आई मे टेक द लिबर्टी, कि वो इंसिस्ट करती हैं कि इंटरव्यू में वो राइट साइड बैठेंगी क्योंकि उनका राइट प्रोफाइल बेहतर है, लेफ्ट प्रोफाइल उतना बेहतर नहीं लगता है। बहरहाल लड़कियों तो वैनिटी होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, लड़कियों सब में थोड़ी बहुत वैनिटी होनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसे थे, ही वुड ऑलवेज मेक श्योर दैट वी वर वेल टर्न्ड आउट। मुफ्ती साहब? या, he would always look good, he would wear cologne, so there's nothing wrong in that, I think. There is a perception about you. Perception is कि गुस्सा बहुत आता है इल्तिजा मुफ्ती को। ये परसेप्शन के बारे में आपको पता चला होगा, बिकॉज यू माइट हैव सीन पीपल राइटिंग ऑन सोशल मीडिया और पीपल टॉकिंग अबाउट यू। इस तरह से बोलते होंगे लोग आपके बारे में कि इल्तिजा मुफ्ती को गुस्सा बहुत आता है, इल्तिजा मुफ्ती
को डांट देती हैं पत्रकारों को, ऐसा क्या, क्यों परसेप्शन ऐसा बना? नहीं, ये गोदी मीडिया के साथ ही है। अगर आप, आई थिंक आप जो पिछले 2 दिन से, एंड मैंने बहुत आराम से, आई थिंक जहां मैंने उनको कहा, तो मैंने तो गुस्सा बिल्कुल नहीं किया। जो मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी है, एंड जर्नलिस्ट की जहां मैं बात करूं, अगर आप डिसेंसी के दायरे में मेरे से कुछ सवाल पूछते हैं, इट्स फाइन, बट हिपोक्रेसी मुझे अच्छी नहीं लगती जर्नलिस्ट से। और जब पर्सनल वो वेंडेटा टाइप होता है, यहाँ कुछ कुछ चैनल्स होते हैं जो आपको डिलिबरेटली पाकिस्तान के बारे में पूछेंगे। जैसे आप जो वायरल कह रहे हैं, वो डिलिबरेटली मुझे पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे थे। वो क्या करते, मैं यहाँ से बोलती, वो अपना सवाल कटाते, एंड देन दे वुड से कि शी इज अ पाकिस्तानी लवर, प्रो पाकिस्तान। सो आई एम वेरी फेमिलियर विद दीज गेम्स। इसमें गुस्से की बात नहीं है। आई कॉल आउट फॉर वॉट इट इज। इट्स नॉट जर्नलिज्म, इट्स सेंसेशनलाइजिंग थिंग्स कि पाकिस्तान है, कश्मीरी मुसलमान है, तो ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। उनकी गलती नहीं है, सबको अपना पेट भरना है। जर्नलिज्म में भी कुछ कुछ लोग हैं हमारे, आई डोंट ब्लेम देम, दे हैव टू डू इट, रोजी रोटी कमानी है। सो ओके, बट एज इट इज, मुझे हल्क तो नहीं हूं मैं कि मुझे गुस्सा आता है, बट मैं किसी से नॉनसेंस नहीं लेती हूँ। ओके। और इन दिनों आप इंटरव्यू ज़्यादा दे रही हैं और मीडिया के धड़े में नहीं, ज्यादा दे नहीं रही हूँ। ज्यादा मुझे मीडिया वाले, बिकॉज ये पूरा वो रोमांटिसाइज कर रहे हैं मेरा डेब्यू। नहीं, मैं वहाँ पे एक सवाल का एक छोटा सा हाँ। हिस्सा छूट गया है, जी। तो चाहे आपको फिर मौका मिल जाएगा पूरी बात बताने का। मीडिया इंटरव्यू दे रही हैं और मीडिया के धड़े में एक परसेप्शन बना हुआ है, या इस तरह की लर्निंग है मीडिया के धड़े में कि महबूबा जी चूंकि मीडिया में कम नजर आ रही हैं, हाँ, इसलिए इल्तिजा के पास चला जाए। मे बी, या आई हैव टू टेल माई मदर कि प्लीज स्टार्ट टॉकिंग टू द मीडिया अगेन। वो नहीं बात कर रही हैं, ज़्यादा कम कर रही हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मीडिया के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट है, खासतौर से जब आप एक कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, तो आपको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो आप बोलते हैं उसको बिल्कुल कट किया जाता है। वो सास बहू ट्रेलर टाइप बना दिया जाता है, ड्रामेटाइज करते हैं। जो आप बात बोलते हैं वो, एंड स्पेशली महबूबा जी, अगर आप उनको देखेंगे, शी इज सो मिसअंडरस्टूड। तो कहीं ना कहीं उनको भी, एंड वो इलेक्शंस में बहुत मसरूफ थी, आपको पता है। हमने भी कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हमारा इंटरव्यू, टू एंड फ्रो हमारा बहुत schedule नहीं हुआ, match कर रहा बहुत था। हुआ। तो उनकी भी गलती नहीं है, बट शी इज गिवन अप इन द सेंस शी नोज कि कोई मेन स्ट्रीम चैनल है, उनको अपना ही बाजा बजाना है, तो वो वही दिखाएंगे। जो हम बोलते हैं वो तो कोई दिखाता नहीं है। सो शी इज डिसइल्यूजन विद द मीडिया, आई फील। महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी मुखिया, उनके साथ लल्लन टॉप ने एक लंबी बातचीत की थी पिछले साल। जमघट हमारी सीरीज है, जी। आप देख सकें, वो 2 घंटे का जमघट है जिसमें सारे सवालों के जवाब महबूबा मुफ्ती ने जो उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल और उनके राजनीतिक और उनके सामाजिक जीवन से, उनकी पर्सनल लाइफ के भी किस्से उसमें शुमार किए गए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं, आप वो इंटरव्यू देख लें। और वो वही बहुत अच्छा इंटरव्यू है। अच्छा, you liked it? It's one of her best so far, because you see Saurabh gave her a chance. Saurabh gave people the chance to see who Mehbooba Mufti is as a person, as a mother, as a daughter. वो आपको झलक उनमें दिखी। So I think that's one of the best interviews, and वो सबने इतना देखा है इंटरव्यू। हालांकि वो इतना हिंदी इंटरव्यूज देती नहीं है, बट आप उसकी व्यूअरशिप देखिए, इट वाज वाइडली वॉच्ड। हाँ, इट वाज वाइडली वॉच्ड। Yeah. अब मुझे पता नहीं है कि जब इंटरव्यू में ना मेरे संपादक के बारे में बात हो तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है। सो आई डोंट नो कि हाउ टू रिएक्ट, कोई मेरे एडिटर के बारे में बात कर रहा हो। नहीं, मुझे लगा सौरभ ने बहुत अच्छी एक्सटेंसिव रिसर्च की थी उनने। अच्छा, बिल्कुल चलो, दम मैं ललन वाली। टॉप टीम की तरफ से पूरा शुक्रिया जी। कहता हूँ कि यू गेव अस द टाइम, दैट टाइम एंड इवन दिस टाइम। कैंपेन पे बात करते हैं। बिजबेहड़ा सीट से आप लड़ रही हैं, कैंपेन अब खत्म हो चुका है, क्या स्थिति है अभी, कैसा गया कैंपेन आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं थोड़ा थक गई टुवर्ड्स द एंड, आप जानते हैं तबीयत भी मेरी थोड़ी सी खराब हो गई, बट इट वाज अमेजिंग। मुफ्ती साहब के पुराने वर्कर्स जो कांग्रेस के टाइम डीएनसी जब बनी थी, वो आए, वो मेरी मीटिंग्स में आते थे। नौजवान लड़के आए, बाइक्स पे आते थे, खुद अपना गाड़ी का फ्यूल डाल के, दे वुड कम। खवातीन थी, औरतें थी, बच्चियां थी, लड़कियां थी, टीनेजर्स थी। मेरी एक मेमोरी जो होगी, इफ आई हैव टाइम, एक लड़की ने मुझे एक पोस्टेड नोट में कुछ लिख के दिया, और ज़्यादातर जब आपको यहाँ लोग लेटर्स देते हो, कोई दरखास्त होती है। जब मैंने खोला, उसमें लिखा था, वी लव यू, वी रियली वॉन्ट यू टू विन, इंशाल्लाह यू विल विन। सो फॉर मी, अगर मैं एक भी लड़की को इंस्पायर कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ लड़कियों को आप देखिए, थोड़ा सा बुरा लगता है, यू फील थोड़ी सहमी होती हैं, इतना नहीं है, छूट शायद मिलती नहीं है, बट आई फेल गुड कि एक लड़की भी मुझे देख के थोड़ा
एजुकेटेड एम्पावर्ड फील करती, दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी। आई गेस दैट्स विक्ट्री, वो विक्ट्री जो है वो आपके हिस्से से ज़्यादा महबूबा जी के हिस्से जाती है। बिल्कुल उस सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री बिल्कुल होना बिल्कुल। और सूबे में एक बड़ा नाम होना महिला होते हुए, क्योंकि हाँ, मुस्लिम समाज के लिए वो है ना कि औरतें पर्दा नशी होती हैं, वो ज्यादा सामने नहीं आती, नहीं, परसेप्शन ऐसा बना होता है ना। वो एक स्टीरियोटाइप है, बट आई थिंक यहाँ पे औरतें जो हैं दे आर प्रिटी इमेंसिपेटेड। पर्दा तो आप देखिए वो राजस्थान में घूंघट करके बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं वही हमारे परसेप्शन की बात कर रहा था, हाँ, मैं परसेप्शन के टर्म्स में बोल रहा था। परसेप्शन है मुस्लिम्स का, बट महबूबा जी ने जो अचीव किया वो बहुत मुश्किल था। मैंने तो फिर भी, मैं उस वक्त आई जब स्मार्टफोन है, 50 लोगों को पता था मैं कौन हूँ बिफोर आई वेंट इन, क्योंकि उनने मेरे इंटरव्यूज 5 साल से देखे थे। महबूबा जी के टाइम पॉलिटिक्स थोड़ा ट्रेडिशनल था, आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, खुद पैदल जाना पड़ता था गांव टू गांव, सो दैट वाज डिफरेंट, बट हर जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल। आई कैन कम नोवेयर क्लोज टू इट। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। मैं हिंदू बिजनेस लाइन में आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, 5 साल पुराना इंटरव्यू है। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट नहीं बनी, फिर लेखक बनना चाहती थी, और लेखक बनना थोड़ा सा पॉज पे चला गया, फिर बीच में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। नहीं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, मुझे साइकोलॉजी का हमेशा से बहुत शौक रहा है, और उसमें क्या स्टोरी है कि मैं डिसलेक्सिक थी, तो मुझे पढ़ाई में ठीक से मैथ वगैरह मैं कर नहीं पाती थी, तो उसकी वजह से मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर ली। तो किताबों में आपका अपना इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, लोगों को मुझे लगता है मैं पहचानती थी, पर्सपेक्टिव था मेरा, क्योंकि स्टडीज मैं वो वैसी स्टूडेंट नहीं थी। आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे में थी कहीं ना कहीं। साइकोलॉजी का मुझे शौक है, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द ह्यूमन माइंड, बट साइकोलॉजिस्ट तो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे आया, ये साफ साफ बताइए, क्योंकि इसमें एक सवाल और नथी कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने के निर्णय को और आपके बिजबेहड़ा सीट के चुनने के निर्णय को, सीट तो कहा जाता है आपके घर की सीट है, कहा जाता है कहने की भाषा में, तो आपके घर की सीट और चुनाव, पहला चुनाव उसी सीट से लड़ना। लोग ये पूछते हैं इल्तिजा मुफ्ती, ऐसा चूंकि बार बार प्रदेश में बात होती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो होता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जो चर्चा है, फिर उसमें एक और चैप्टर ये लोग कह रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती का भी है। अपने पॉलिटिकल डेब्यू और अपने इलेक्टोरल डेब्यू के बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए अगर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेरी ताजपोशी हो रही है, आप खुद जानते हैं PDP was at 28 seats in 2014, और अगर आप अब देखते हैं दिल्ली ने हमारी पार्टी से लोगों को निकाला, जो हमारे MLAs थे, तमाम मिनिस्टर्स, राज्यसभा। मैं ऐसे टाइम नहीं आ रही हूँ जब सब बहुत अच्छा है यहाँ, और मेरे सर पे मेरी मदर क्वीन विक्टोरिया, मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ। किसी ना किसी तरह हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जब महबूबा जी ने मुफ्ती साहब को ज्वाइन किया पॉलिटिक्स की सियासत जर्नी में, तब मुफ्ती साहब की भी लोग ओबिचुरी लिख रहे थे, देन माय मदर पुट इन दैट लाइफ। तो मैं भी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम पे आ रही हूँ। लोग बोलने को तो कुछ भी कहते हैं, और लोगों का काम है बोलना, सो मुझे बॉदर नहीं करता है। बट इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जो सीट हमने 3 बार जीती है, 4 बार जीती है, और किसी और ने, बाय द वे ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द मुफ्ती फैमिली, तो उनकी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो जो मैं इनहेरिट करूं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं से अगर कोई 1 बार 2 बार चुनाव जीता है तो एंटी इनकम्बेंसी भी आती है। तो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट आई अंडरस्टैंड लोगों को अच्छा लगता है ताने देना और किसी को पुल डाउन करना, तो मुझे बियॉन्ड द पॉइंट फर्क नहीं पड़ता। आई नो द रियलिटी, मुझे पता है कंपटीशन टफ है, एंड आई विल अर्न माय विक्ट्री। PDP की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी ही नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि PDP अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। PDP के लिए ये इलेक्शन खासकर 2024 का बहुत मुश्किल होने वाला है, और बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी है कि PDP आगे किस दिशा में जाएगी। आप मानती हैं इसे, आप से राब्ता रखती हैं? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 2019 के बाद हमारी पार्टी को कैसे तोड़ा गया। किसी और पार्टी का कैडर अगर ऐसे टूटेगा, और जब आपके लीडर्स जाते हैं तो साथ में जो आपने कैडर बनाई होती है ग्राउंड पे वो भी जाता है। देयर इज नो डाउट ये इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल होगा, बट पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी में तो साइकिल आता है कि आप उरूज पे जाते हैं, फिर मिडिल, फिर नीचे, ये चलता रहता है। इट डजंट मीन खुदा ना खास्ता कि आप गए, जिसको कहते हैं गयो, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड यू विल बाउंस बैक। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब मैं बिजबेहाड़ा गई इन 3 हफ्तों में, आप जेन्युइनली देखेंगे कितनी औरतें निकलती थी, बच्चियां निकलती थी, बुजुर्ग निकलते थे, नौजवान, तो कहीं ना कहीं पार्टी की वो क्रेडिबिलिटी है, मुफ्ती साहब की वो छवि है, महबूबा जी की छवि है कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए बात की। मेरी भी एक आइडेंटिटी यहाँ बनी पिछले 5 सालों में कि मैंने बहुत मुश्किलात हालात में बात की, सच्चाई बोली मैंने।
सो ये पार्टी का एक साइकिल होता है, आई एक्सेप्ट, बट मुझे लगता है कि जब सरकार यहाँ नॉन बीजेपी बनेगी उसमें वी विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। आप मैं मेरे पास अभी दो सवाल हैं। जैसे मैं आपने बीजेपी की बात की तो मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ, फिर मैं मुफ्ती साहब पे भी बात करना चाहता हूँ। आप किस पे बात करना चाहेंगी? मुफ्ती साहब पे, बिकॉज लेकिन वो बीजेपी का सवाल आएगा, लेकिन मैं इसे छूट नहीं रहा हूँ। करिए प्लीज ठीक है, करिए, मुझे क्यों कोई मैं प्रॉब्लम नहीं मुफ्ती है। साहब पे बात करता हूँ। मुफ्ती जी। साहब के बारे में आपके आपके संबंध जो है मुफ्ती साहब से, वो बहुत लर्निंग भी रहे और बहुत शैतानी से भरे भी रहे। अब इंटरव्यू पढ़ रहा था कि आप उनके साथ पेरिस गई थी, शायद एक बार 7 साल की थी या 6 साल की थी। हाँ, पेरिस उन्हें या हमें लिया। डिज्नीलैंड, कहाँ का ट्रिप था? एक्चुअली बिकॉज माई मदर वॉज सिंगल, शी कुड अफोर्ड टू टेक अस एनीवे, तो वो हमें लिए थे। आप उसमें मदर मुंबई में? नहीं, मदर की जॉब कहाँ थी? दिल्ली में वो दिल्ली में, काम दिल्ली में, करती सॉरी। थी, हाँ। मर्केंटाइल बैंक में उनने काम किया, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में किया। तो माय ग्रैंडफादर थॉट कि बिकॉज शी कांट अफोर्ड, ही टुक अस फॉर अ वेकेशन, तो उनने हमें लिया जब मैं 7 साल की थी। हाँ, 7 years। हाँ। एंड यू सेड कि आपके बोलने और आपकी जो तकरीर है सब में मुफ्ती साहब का ज़्यादा असर है बजाय महबूबा मुफ्ती के। डू फील सो? I think Still? I'm a blend of both. My grandfather was extremely calm. He was so zen. उनके मुंह पे कोई कुछ कहता बुरा, उनको इतना भला बुरा कहा, उनने कभी रिएक्ट नहीं किया। So you're not like calm? Not all the time. Okay. You know, I am very nice, but अगर कोई मुझे I करे। feel प्रोवोक करता है तो मैं कामली दे देती हूँ। मैं गुस्से में नहीं करूंगी, लेकिन मैं आराम से बात बोल देती हूँ, और वो हो सकता है तेज लगे, तो थोड़ी बहुत मैं हूँ तेज। और फिर पढ़ाई लिखाई का क्या रहा आपके हिसाब किताब? पढ़ाई लिखी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आई मेजर इन पॉलिटिकल साइंस एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम वॉरिक इन आईआर। ओके। जी, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पॉलिटिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, बिकॉज वो एक नेचुरल सी चीज़ होती है, घर पे सारी कॉन्वर्सेशंस पॉलिटिकल होती हैं, तो उसकी वजह से आपका बेंड ऑफ माइंड इंक्लिनेशन भी शायद उसी तरफ होती है। साल 2020-19 के आसपास जब आप थोड़ा ज़्यादा दिखने लगी लोगों को, इल्तिजा मुफ्ती ज़्यादा चश्मदीद तरीके से सामने आ गई, ज़्यादा विजिबल हो गई प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपके विजिबिलिटी का एक पैमाना था कि आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट 370 अब्रोगेशन पोस्ट थी, या कोई स्पीच थी आपकी, या कोई वीडियो था आपने? मैं ट्विटर पे तो नहीं थी, मैंने अपनी मदर का ट्विटर फिर संभाला जब उनको हाउस अरेस्ट में किया, जब और डिटेंशन में गई थी? हाँ, मैं मीडिया में तभी आई जब बिल्कुल यहाँ सन्नाटा था, और क्या हुआ, यहाँ सारा ब्रॉडबैंड बंद हो चुका था, बट किसी तरीके से बाय फ्लूक हमारे घर पे ब्रॉडबैंड था, तो जो सारे रिपोर्टर्स थे दे स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी, उनको मेरा नंबर दिया, एंड जब उनको पता चला मेरे पास ब्रॉडबैंड है, मैं उनको वॉइस नोट्स भेजने लगी, फिर मैं बात करने लगी, तो इट जस्ट केप्ट गेटिंग मीडिया में मैं आने लगी। अब आपके विरोधी आपसे पूछेंगे कि पूरे कश्मीर का इंटरनेट बंद था और आपका इंटरनेट कैसे चल रहा था? क्या कहें, किस्मत थी, और उनको पता नहीं था। जब मैंने वॉइस नोट्स भेजना स्टार्ट किया, तो यहाँ जो आईबी है, इंटेलिजेंस है, दे गॉट वेरी वरिड, तो उन्हें 2-3 मीटिंग्स भी बुलाई कि हाउ इज शी डूइंग दिस, तो उनको तब समझ में ही नहीं आया, उनको लगा कि हमारे घर पे जो धोबी है कोई और है, उनके फोन में मैं स्मगल करके भेज रही थी, तो उनको समझ में नहीं आया, तो तब मुझे लगा कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस हमारा वीक है। तो चलते रहा कि बंद हो गया वो? चलता रहा, बहुत टाइम के लिए चला। कितने दिन? दे कुड नॉट फिगर इट आउट। 1-2 महीने, अगस्त सितंबर में मैं फिर वापस चेन्नई चली गई अपनी मासी के पास, वापस नहीं, आई वेंट देयर, बट हमारा चलता रहा, ब्रॉडबैंड लो रेंज पे था, बट उसकी वजह से मैं मीडिया से बात कर पा रही थी। एलजी साहब तब यहाँ थे ही नहीं, उनको दोष नहीं दीजिए, उनको अपनी, कोई जो भी, मैं एलजी कुर्सी पे जो भी बैठा था, एलजी कुर्सी को सब एड्रेस कर रहा हूँ। नहीं, तब गवर्नर थे, तब कौन था यहाँ पे, वो सत्यपाल जी थे ना, जिनका नाम बिल्कुल गलत चूज किया है, क्योंकि सत्यपाल मलिक का नाम, उस समय सत्यपाल मलिक थे ना जब नाम गलत दिया उनको, बट दैट्स ओके। वो बहुत ऐसी चीजें बोलते हैं जिनमें सच्चाई नहीं होती, बट एनीवेज दैट्स जस्ट यू डोंट लाइक सत्यपाल मलिक? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि जब ये सारा रिवोक हुआ था तो उन्होंने बहुत झूठ बोला था, सत्यपाल मलिक ने बहुत। जो यहाँ के लीडर्स थे, जब वो उनके पास शाम में गए तो उनको बड़ा इत्मीनान से उनने कहा कि यहाँ कुछ नहीं ऐसा होने वाला, 370 नहीं होगा एब्रोगेट, एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। उनने ही पेपर साइन किए, ऑल्दो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब आपकी मदर डिटेन हुई तो क्या कितने दिनों के लिए थी वो डिटेंशन में? 1.5 साल। 1.5 साल। इनिशियली जब उनको लिया, हमने बहुत एक छोटा सूटकेस भेजा साथ में, क्योंकि हमें बोला गया कि ये 2-3 दिन के लिए ही जा रही हैं,
So we thought she's just going for those 3-4 days, but days turned into weeks, हफ्ते, महीने, महीना साल बन गया. मुलाकात होती थी उसमें उनसे कभी कभी? 1-1.5 महीने बाद हुई, और उसके बाद आपका एक सेट टाइम था. ऐसा नहीं था कि आप कभी भी उठ के जाते थे. जब मैं उनसे मिलने जाती थी तो मेरी फ्रिस्किंग होती थी. फोन्स अलाउड नहीं थे. तो इट वाज लाइक यू आर मीटिंग अ प्रॉपर डिटेनी. वैसे उनको ट्रीट किया. बायोग्राफी लिखती थी, लिखने का ऐलान किया आपने? कि लिख रही हूँ. लिख रही हैं अभी भी? हापर कॉलिंस के लिए 3-4 महीने से रुक गई मैं, क्योंकि मैं महबूबा जी के लिए कैंपेन कर रही थी. और राइटिंग इज अ वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशन. यू कैन नॉट बी लाइक 1 घंटे लिखा फिर 4 दिन छोड़ दिया. इट्स समथिंग जो आपको कंसिस्टेंटली करना है. महबूबा जी की बायोग्राफी लिख रही हैं, और अभी मेरे ख्याल से चुनाव और तमाम उसकी वजह से थोड़ा उसमें वो गैप आ गया. बट मैं कोशिश कर रही हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. जैसे महबूबा जी ओल्डेस्ट हैं चाइल्ड मुफ्ती साहब की, डॉटर भी हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद बैक टू बैक बेटियां होती रही. तो देयर वाज अ प्रेशर ऑन माय नानी टू हैव अ सन. तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि कैसे अच्छा. हमारी सोसाइटी में जब लड़की पैदा होती है तो इट्स नॉट अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, इट्स अ कॉज ऑफ वरी. और कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हुई, क्योंकि जब मेरी मदर के बच्चे हुए बैक टू बैक, हम भी लड़कियां थी, मेरी एक बहन है, तो मेरी नानी को वही टेंशन था कि लड़का नहीं हो रहा. तो मैंने वो चीज़ें उनकी बायोग्राफी में लाई हैं थोड़ी बहुत, बिकॉज लड़कियों के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन होता है. कश्मीरी महिलाओं को कैसे देखती हैं आप? कश्मीरी महिलाओं को, मतलब जो आपसे बड़ी भी हैं और जो आपकी हम उम्र भी हैं या आपसे छोटी भी हैं, उनकी स्थिति कैसी है? और नॉट मैं सवाल पूरा कर लूं, नॉट आफ्टर 2019, मैं थ्रू आउट बोल रहा हूं. They've seen a lot. उनने कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखा है, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट का वजन है वो डिस्प्रपोर्शनेटली उनके कंधों पे कहीं ना कहीं गया है. बिकॉज मैन ऑलवेज हैव मोर फ्रीडम इन एवरी सोसाइटी. वेमेन थोड़ी सी हमेशा जहाँ भी हो थोड़ी सहमी होती है, और मुझे लगता है यहाँ औरतों ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखा है. मैं यहाँ इतनी औरतों से मिली कैंपेनिंग के टाइम जो रोती थी, जो दामन फैलाती थी, और बहुत सारी लड़कियां जो मुझे कहती थी हमें स्कूल जाना है, हमें सड़क दो, यहाँ सड़क नहीं है, हम पूरा दिन पानी ले रहे होते हैं, फेच कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का कनेक्शन तक नहीं है. तो यहाँ जो औरतें हैं, दे हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, दे हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दे स्टिल सीइंग कॉन्फ्लिक्ट. मैं एक स्कूल में यहाँ हैप्पीनेस कोर्स करती थी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती. वहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली, वो 9th क्लास में थी. उसको फोबिया था छूने का, मतलब यू कैन टच हर, आप उसको ऐसे भी नहीं कर सकते थे. तो मुझे कहती थी कि मेरी अपनी मदर मुझे छूने की कोशिश करती है, हग करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे फोबिया है, तो आई टेल हर मुझे हग मत करो. सो ट्रॉमा होता है, कॉन्फ्लिक्ट है, ends up giving you trauma in one shape or form, and women suffer a lot. I think we've all suffered. I come from a place of privilege, but I have also suffered. You know, I have seen my mother leave when I was 9 in the morning, not knowing अगर वो वापस लौटती. वो भी तो in a way trauma ही हुआ ना, कि आपके दिमाग में आप 9 साल की बच्ची हैं और आपकी माँ जा रही है, और आप सोचते हैं, आपको पता है दिमाग में कि शायद शाम में ये मेरे पास वापस नहीं आएंगी. या वो बुलेट प्रूफ जैकेट जब पहनती है तो आप सोचते हैं कि अगर किसी ने इनको हेड शॉट किया तो हाउ विल शी सर्वाइव. सो यहाँ सबको ट्रॉमा हुआ है, औरतों ने ज़्यादा सफ़र किया है यहाँ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड हाउ इज द कंडीशन नाउ? इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड बिकॉज कश्मीर में मुझे लगता है एक जनरेशनल ट्रॉमा है. जो एक दादा है उसने देखा, वो पास ऑन होता जाता है. वो पास ऑन होता है, पास ऑन ही नहीं होता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जैसे बैंक लोन बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि पॉलिसी चेंज नहीं हुई है इन कश्मीर. द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. जो आप 10 साल पहले महबूबा जी से पूछते हैं वो आज आप उनकी बेटी से पूछ रहे हैं. सो नथिंग इज चेंजिंग हियर. उसकी वजह से जो स्थिति थी वही है. ट्रॉमा ऐड ही हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सवाल कई इंटरव्यूज में आपसे पूछा गया होगा, चूंकि यार्डस्टिक भी वही है सब कुछ को नापने का, तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा. बिल्कुल. 370 पोस्ट 370 मैंने कई नेताओं से पूछा कि आपके पास जो पैमाना है नॉर्मलसी को नापने का वो कैसा है. हाँ. क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं, कई नेताओं ने ऑन द रिकॉर्ड स्वीकार किया, इवन उमर अब्दुल्ला ने भी हमारे इंटरव्यू में, कि उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि 370 के बाद चीज़ें आपको दिखती हैं कि सुधरी हुई हैं. जैसे अब इंडेफिनिट बंद नहीं होते हैं, हाँ, कर्फ्यू नहीं होते हैं, वायलेंस नहीं होता है, पत्थरबाजी टाइप का एक नैरेटिव जो बना था बंद हो गया. You don't see that even. ठीक है, you don't बच्चों के फुल टर्म्स चल रहे हैं.
मुझे एक मेरा कलीग है यहाँ पे रहता है, वो बता रहा था कि भाई हम लोग बचपन में गिलानी को छुट्टी वाले चाचा कहते थे, क्योंकि हाँ। वो कैलेंडर निकालता था हाँ। कि भाई स्कूल इतने दिन बंद रहेंगे, तो हाँ। बंद रहते थे। हाँ। तो और कैलेंडर नहीं आता तो हम लोग लगता था कि अरे छुट्टी नहीं करवा रहे हैं छुट्टी वाले चाचा। और मिलिटेंसी में कमी आई है। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि मिलिटेंसी अब कश्मीर से उठ के जम्मू में शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है। हाँ। महबूबा मुफ्ती को छोड़ दीजिए, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जी। इल्तिजा मुफ्ती के लिए और पीडीपी के लिए नॉर्मलसी का पैमाना क्या है? जो इनने प्रस्तुत किया है वो तो बिल्कुल नहीं है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा कि अगर आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो वहाँ शॉप्स वगैरह देखेंगे, वहाँ लोग स्टार्व कर रहे होते हैं, भूख के मारे लाले पड़ रहे हैं उनके, लेकिन वहाँ शॉप्स में प्लास्टिक के फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल लगाएं। तो दैट डजंट मीन एवरीथिंग इज नॉर्मल। एक पहलू जो आप एज अ रिपोर्टर यहाँ 4 दिन के लिए देखते हैं, आप मेन सिटी में आते हैं, ज़्यादा आप ट्रैवल नहीं करते हैं, मेन सिटी में जब आप आते हैं आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स खुले हैं, कैफ़ेज़ खुले हैं, रात में थोड़ी चहल पहल है। लेकिन अगर आप यहाँ एक्सटेंसिवली ट्रैवल करेंगे, आप इतनी औरतों से मिलेंगी जो कहेंगे उनके हस्बैंड्स, बेटे जेल में डाले हैं अंडर यूएपीए, पीएसए, बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर मैं अभी लाल चौक जाऊँ और मैं इंडिया का झंडा एक हाथ में रखूँ और जम्मू कश्मीर का दूसरे हाथ में, मैं आपको आई विल चेंज माई नेम अगर पुलिस 2 मिनट के अंदर आके मुझे अरेस्ट नहीं करेगी और ऐसे ही नहीं थाने में डालेगी, प्रॉपर यूएपीए केस लगेगा। 1-1.5 साल पहले यहाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच था, कुछ हुआ, हाथापाई हुई, जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे उनको अंडर यूएपीए में चार्ज किया। सो इज दिस नॉर्मल सी? आपका एक काउंटर है, आपका नहीं, बीजेपी का है, यहाँ रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बट दैट्स नॉट द केस। और जो बीजेपी की सरकार है वो और इनसिक्योरिटी में आग में घी डाल रही है, लोगों को जॉब से निकालती है। यहाँ सरकारी जॉब ज्यादातर लोग पसंद करते हैं बिकॉज यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। आप लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, फेसबुक पे आप कुछ नहीं लिख सकते। हमारी एक साइबर क्राइम पुलिस है जो जेस्टापो की तरह, अभी कुछ लिखा नहीं होता है। अगर यहाँ सर्दियों में लाइट जाती है, आप उसको क्रिटिसाइज करें, उस तक के लिए पुलिस आपके पास आएगी, दस्तक देगी, बोलेगी ये क्या आप लिख रहे हो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऑरविलियन एक डिस्टोपियन सोसाइटी बन गई है जहाँ आपके ख्यालात भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना चाहती है। तो ऐसी कुछ यहाँ आज़ादी नहीं है। लेकिन आपके विरोधी यही कहते हैं, इस समय आपके जो प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक, वो बोलते हैं कि साहब थोड़ा तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना हमें कंट्रोल करने के लिए, हम जरा सा भी ढील देंगे तो फिर से वही होगा। कितनी देर आप हथकड़ी लगाएंगे, कितने जेल भरेंगे? आप मुझे प्रैक्टिकली बोलिए, आप कितने जेल भर सकते हैं? आपको पता है जम्मू कश्मीर में सेंट्रल जेल, कोट बिलवाल, अम्फला, जो भी सारे जेल हैं भर चुके हैं, इसलिए जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनको यूपी भेजा जाता है, उनको बाकी स्टेट्स। तो डंडा आप कब तक यूज कर सकते हैं? कैरेट एंड स्टिक कहते हैं ना, डंडा और गाजर। यहाँ बस डंडा दिया जा रहा है, गाजर तो भूल जाइए। हाउ लॉन्ग कैन यू यूज द स्टिक फॉर? एट द एंड ऑफ द डे डर की भी एक बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। जब वो डर चला जाएगा लोगों का, किसी को यहाँ नहीं पता है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द स्पार्क फॉर इट टू गो ऑल रॉन्ग। ठीक है। और आपके क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट है जिसको लेकर आपके विरोधी एक और पॉइंट उठाते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप जवाब दें। क्या आपको लगता है कि साल 2014 में मुफ्ती साहब ने जो बीजेपी के साथ सरकार बनाई वो गलत थी, डिसीजन था? आपको लगता है? नहीं, मैं कह रही हूँ सवाल आपका यही सवाल होगा। है, सवाल तो ये है ही है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, और प्लस इससे वो कहते हैं कि पीडीपी का ट्रस्ट क्वेश्चन कम हुआ आम कश्मीरी जनता में। जी। आप कितना इससे वाकिफ हैं, इससे कितना मैंने सहमत ये असहमत हैं? क्वेश्चन बहुत बार आंसर किया, मैं फिर से आंसर करूंगी, और आपकी गलती नहीं है, सब पूछता है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में नियत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। मुफ्ती साहब की नियत क्या थी? उनने वाजपेयी जी के साथ जब काम किया तो उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ था बहुत बेहतरीन था। उनको लगा मोदी जी इतने बड़े मैंडेट के साथ आए हैं, कहीं ना कहीं वो मोदी जी को मॉडरेट कर पाएंगे, बट वैसा हुआ नहीं। मोदी जी ने पूरी कंट्री को अपनी थिंकिंग का कर लिया, अनफॉर्चुनेटली, जो एक बहुत सेक्युलर थिंकिंग नहीं है, जो मुस्लिम्स को टारगेट करती है, विलेनाइज करती है। मुफ्ती साहब का डिसीजन नियत ठीक थी, बट ऑब्वियसली शायद नतीजे ठीक नहीं निकले, इन द सेंस कि थिंग्स डिडंट गो राइट। जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन नियत, अगर उनको पावर चाहिए था, इक्तिदार चाहिए था, तो वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे, बट ऐसा नहीं किया उनने। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है आपको लगता है? देखिए, लोगों को समझाना इज वेरी टफ, वो तो मैं आपको सीधे बोलूंगी, बट लोग अब ये भी समझते हैं कि किस माइंडसेट से मुफ्ती साहब ने ये डिसीजन लिया, क्यों लिया। वो ये समझते हैं कि 370 भी तभी हटा जब हमारी सरकार गिरी। अगर हमारी इनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती
तो ये तब करते, तब तो हमने नहीं करने दिया। एक प्रॉपर एजेंडा ऑफ अलायंस था विच पीपल अंडरस्टैंड नाउ। बट नाराजगी मुझे लगता है यहाँ लोगों को हर एक जमात के साथ है, क्योंकि उनको ना उनका दिल इन अ वे भर चुका है। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ यहाँ कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। बट पीडीपी बहुत कम साल इक्तिदा में आई, जो यहाँ टास्क फोर्स पोटा एनसी ने जो सारी चीजें लाई वो हमने यहाँ हटाई। सो पीपल रियलाइज दैट एज वेल। और क्या कांग्रेस के साथ, मतलब एक जो सवाल है मेरे पास ये है कि कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता कैसा है, इसलिए ये सवाल पनप रहा है कि पोस्ट 370 एब्रोगेशन एक गुपकार अलायंस बना, जो एक नॉट पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, लेकिन वो एक प्रेशर ग्रुप था एक तरह से, ठीक है। वो प्रेशर ग्रुप था कि ठीक है डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज़ उठाई जाए, जितने भी कश्मीर के नेता है इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक इंडिया अलायंस का जन्म होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, और इंडिया अलायंस में ये कहा जाता है कि सारी वो पार्टियां हैं जो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ खड़ी होंगी, सारी वो पार्टियां उसमें शामिल होंगी, और उससे हमें निकाल दिया। और पीडीपी में तो यही सवाल है कि कांग्रेस ने या आपके सहयोगियों ने क्या किया कि आपको इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब मैं आपको कैमरा पे बहुत सारी चीजें जो बोल सकती हूँ वो मैं जो नहीं बोल सकती वो भी बोल दीजिए। नहीं। इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस ही नहीं थी, और भी पार्टीज थी यहाँ की, तो उनको हमेशा पीडीपी थ्रेट रही है। देव ऑलवेज फेल्ट थ्रेटन। एनसी की जो हेजेमनी थी, उनका जो मिसरूल था, उनके टाइम फारूक साहब जब 80s में चीफ मिनिस्टर थे, मॉन्यूमेंटल करप्शन हुई उस वक्त, वो सारी चीजें हमने रोकी, हमने खत्म की। तो ऑब्वियसली जो बाकी पार्टीज थी इंडिया अलायंस में, समझदार को इशारा काफी होता है, उनको बहुत इनसिक्योरिटी थी हमसे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं क्या? अब समझदार को इशारा काफी है। मैं समझदार हूँ कि नहीं? अब अगर आप समझ गए तो आप समझदार है, लेकिन आप बार बार पूछेंगी किसने किया, कौन था, तो आप अहमक है। बट आप अहमक नहीं है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की। आई नो दैट यू आर अ गुड जर्नलिस्ट। सो बाकी लोगों को इनसिक्योरिटी थी, और वो शायद इन अ वे उनने शायद कांग्रेस को इन्फ्लुएंस किया होगा, आई डोंट नो। बट हैविंग सेड दैट, उनकी अपनी अलायंस कितनी चल रही है। बानेहाल में कांग्रेस लीडर यहाँ एनसी को गाली गलोच देते हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं, तो उनकी भी अलायंस इज ओनली ऑन पेपर। इन रियलिटी तो दे आर फाइटिंग अमंग्स ईच अदर। और ये मैंने सवाल, मैं चूंकि ये बात जिक्र हो ही गया तो मैंने उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा है जी। और ये ऑन द रिकॉर्ड है ये सवाल कि क्या ऐसा है कि आपका ऊपर अलायंस हो गया और लोकल लीडरशिप आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं, लोकल लीडरशिप में नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कह सकते हैं कि कई सीटों पे हमें इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, वो अलायंस मतलब मेटरलाइज नहीं हो रहा है। चुनाव के नतीजे आएंगे 8 तारीख को जी, ठीक है, 18 को पुश कर दिया है, शायद डिले कर दिया है। अच्छा, रिजल्ट 18 को किया, मुझे अभी तक ध्यान नहीं, 8 ही था जो डिले होके 18 आया ना, पता नहीं। वो 4 को होना था, 4 से 8 हुआ है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। योर रिसर्च इज बेटर। नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ जी। 8 को जब रिजल्ट आएगा जी, तो ऐसा कौन सा दरवाजा है जो पीडीपी हमेशा बंद रखेगी? ठीक है, हाँ। आप मेरा सवाल, मेरा आई गेस समझ रही हैं, आप भी समझदार हैं, ठीक ये है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि पीडीपी बीजेपी के साथ फिर जा सकती है या नहीं जा सकते हैं। एनसी बोल रहे हैं, चलिए आपके विरोधी बोल रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आपके विरोधी बोल रहे हैं, चलिए मान जी। लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो रहा है कि भाई जम्मू के इलाके में कौन जीतेगा और कश्मीर के इलाके में कौन जीतेगा, फिर तो सपोर्ट करने मिला का जुले सवाल ही नहीं होता। ठीक है, वो दरवाजा बंद है। इंटरव्यू में भी कहा है कि इट विल बी अ नॉन बीजेपी सेक्युलर गवर्नमेंट। वो रास्ता बंद है ना, बीजेपी का रास्ता बंद है, और कोई रास्ता ये बंद है? बाजा एनसी बजाती रहती है। क्योंकि बेचारे, अब क्या कहूं मैं, उनकी टॉप लीडरशिप उमर साहब तो 2 जगहों से लड़ रहे हैं, उनको इतना टेंशन है। मैं उनका टेंशन में ऐड नहीं करूंगी। ही इज ऑब्वियसली वेरी स्ट्रेस्ड आउट आफ्टर लूजिंग द एमपी इलेक्शन। बट ये प्रोपेगेंडा जो है ये एनसी चला रही है, सो वो चलाते रहे, इट्स फाइन। बट हमने बहुत क्लियरली कहा है कि इट विल बी अ नॉन बीजेपी सेक्युलर गवर्नमेंट। बस वही एक रास्ता बंद है, बाकी सारे रास्तों पे विचार कर सकते हैं आप आगे। विचार की तो बात कर रहा हूँ। वो आप महबूबा जी से पूछिए, मैं यहाँ एक छोटी मछली हूँ तालाब में, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, ये बाकी डिसीजंस महबूबा जी लेंगी। ठीक है, चलिए, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। एक सवाल और है मेरे पास, आप पूछें, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सवाल ये है कि आपको ऐसा, आपकी ऐसी क्या लड़ाई है कि आपको पासपोर्ट भी कंट्री स्पेसिफिक इशू किया जाता है कि यार इसी देश के लिए पासपोर्ट देंगे वरना नहीं देंगे? सच बोलूं? हुआ क्या है बताइए, और सच भी बोल दीजिए। सच बोलूं प्लीज। जो यहाँ हमारे डीजी साहब हाल ही में निकले, वो पहले सीआईडी में थे
एंड उनका पता नहीं कुछ पर्सनल था, क्योंकि उनने मेरी पूरी फैमिली में मेरी 80 साल की नानी का पासपोर्ट रुकवाया, महबूबा जी का रुकवाया, मेरा रुकवाया, कुछ पर्सनल वेंडेटा था। अच्छा। और मेरी बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे कश्मीरी जर्नलिस्ट, नॉर्मल स्टूडेंट्स, सिटीजन्स के पासपोर्ट्स इम्पाउंड किए। पुलिस का ये डिसीजन था, सीआईडी का डिसीजन था, पहले पॉलिसी नहीं थी, लेकिन शायद उनको मैं तेज तरार लगती हूँ, उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं सच्चाई बोलती हूँ, तो उनको लगा चलो इसने कुछ धांधली वांधली नहीं की है, एनसी के लीडर्स ने तो खूब पैसे खाए, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड क्लीन है, तो इनको लगा तंग करना है तो चलो पासपोर्ट भेजा है रिन्यूअल के लिए, यही रोक देते हैं। सो दे वांटेड टू हरास मी, लेकिन मैं भी कोर्ट गई, मैंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए 1 साल बाद, लेकिन पासपोर्ट मिला मुझे, हम सबको मिला। आपको यूएई जाना था ना? कहाँ यूएई नहीं, मैं पढ़ाई के लिए, मैं पीएचडी करना चाहती थी, उसके लिए मैं जाना चाहती थी, बट ये लोग दे ही नहीं रहे थे। वेरिफिकेशन के नाम पे इनने पासपोर्ट मेरा लेके इम्पाउंड कर दिया, एंड ये इतने चालाक है, बोलते भी नहीं थे कि हम देंगे कि नहीं। तो फिर जब आप कोर्ट जाते हैं, फिर इनको साफ तौर से कहना पड़ता है फोर्स में आके कि हम ये पासपोर्ट नहीं देने वाले। मेरे लिए तो इनने सीक्रेट एक्ट कुछ इन्वोक किया कि हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम इसको पासपोर्ट क्यों देंगे। एंड मैं आपको बताऊं, लाइफ में सच मैंने ट्रैफिक सिग्नल तक ब्रेक नहीं किया, देयर इज नॉट अ सिंगल फाइन पेनल्टी अगेंस्ट मी। तो मेरे अगेंस्ट वेपन्स एक्ट, सीक्रेट कुछ एक्ट इन्वोक करना, आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। वेपन्स एक्ट वगैरह भी लगा दिया था? वेपन्स नहीं, कुछ सीक्रेट एक्ट है जो अगर आप एस्पियोनाज के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो वो आप पे इन्वोक किया जाता है। तो मैं अच्छा, देश की जानकारी, खुफिया जानकारी शेयर हाँ, करने वाला भी लफड़ा मैंने होता है। क्या ऐसा किया मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने अपना पासपोर्ट मैं लेके ही रही। फिर तो कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट मिला था क्या पहले? आप क्या हुआ क्या था? क्योंकि मैं खबर पढ़ा था कंट्री स्पेसिफिक पहले मिला था। पासपोर्ट दिया नहीं, हाँ। 1 साल बाद जब मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे नहीं देंगे, फिर मैं कोर्ट गई। फिर कोर्ट को इनने बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहा कि हम तो इसे 2 साल का दे रहे हैं, एंड इट वाज कंट्री स्पेसिफिक। यूएई शायद इसलिए दिया क्योंकि यूएई में इंडिया का अच्छा स्पाई सिस्टम रेपो है थोड़ा सा भी। रेपो है नेपाल एंड यूएई दोनों में, सो हो सकता है तभी यूएई दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता जो दिल्ली में एमएचए है दे न्यू, मुझे लगता है जो यहाँ की पुलिस थी उनने ही शैतानी की थोड़ी सी। अच्छा। सीआईडी, जहाँ जो बाहर के ऑफिसर्स थे उनने शैतानी की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, हाउ डू यू फाइंड एलजी, करंट एलजी मनोज जी? आपने सत्यपाल मलिक पे तो कमेंट कर दिया, लेकिन अब बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं। देखिए, वो बाहर के आए हैं, वो कश्मीर नहीं समझते, वो एक बहुत मस्कुलर पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जो उनने अपनाई है। जब वो यहाँ शुरू में आए, उनने कहा यहाँ तो सब लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आईफोन्स हैं उनके पास। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि वो हमें गाली दे रहे थे कि कश्मीर में इतनी तरक्की क्यों है, यहाँ लोग इतने बड़े घर में क्यों रहते हैं। मैं बताती हूँ क्यों बड़े घर में रहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 ने हमें ये चीज़ें दी, हमारे अपने लॉज थे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे, अपने रिसोर्सेज को। तो वो थोड़ा सा मुझे मस्कुलर लगते हैं, इन द सेंस कि उनको लगता है डंडे से ही बात बनेगी। मीडिया को अरेस्ट करो, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करो, यूएपीए में डालो, इन्फ्लुएंस करो, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करो। अगर आप गवर्नर हैं, यू शुड हैव नो से इन द पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन आप टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा होता है वैसे आपने पार्टीज खड़ा की, वो अलग थे, वो जमानत जब्त 1, जमानत जब्त 2 बनाई। तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही है मुझे लगता है। सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट करवाया, एक हैं वो एक्टिविस्ट, मैं उनका नाम भूल गई, वो तिहाड़ जेल में बेचारे सड़ रहे हैं, ही कांट वॉक, उनकी एक लेग बैठी हुई है। तो हर एक चीज़ पे इन्हें क्रैक डाउन किया। जम्मू कश्मीर को इन अ वे ओपन एयर प्रिजन में ही तब्दील कर दिया, इतनी सख्ती की है, इतनी सख्ती की है। यहाँ अगर कोई बाहर का मिनिस्टर आता है, रैली में लोगों को लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती लिया जाता है थ्रू अ फोर्स्ड ऑर्डर, ज़बरदस्ती पकड़ दकड़ का माहौल ही है। तो ये तो एलजी साहब को समझना चाहिए कि पकड़ धकड़ से कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी यहाँ पे? जब सरकार, एक चुनी हुई सरकार आएगी, क्योंकि उसके बाद सरकार के सामने आएगी क्या? ओके, यू डोंट थिंक सो? I don't मतलब know. अनसर्टेनिटी। If it's a hung assembly to the extent where it will be so hung कि हम कोई सरकार नहीं बना पाएगा, then I don't know, I guess. What is the president rule? I hope not. I hope not. And तभी मैं कहती हूँ, शायद ये मेरा अपना ओपिनियन है, पीडीपी का ओपिनियन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ नॉन सेक्युलर बनेगा, शायद हमें हेल्प करनी चाहिए, इन द सेंस कि मुझे नहीं लगता प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल का अनदर स्पेल विल बी गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ लोग बहुत पिस रहे हैं क्योंकि यहाँ 6 साल से गवर्नर रूल चल रहा है। इट नीड्स टू एंड, डेमोक्रेसी हैज़ टू रिज्यूम। आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, आपने डेमोक्रेसी, जमहूरियत को पॉज कर लिया है, कोल्ड स्टोरेज में डाला है, कितनी देर आप फ्रीजर में रखेंगे इसे? लोगों को हक नहीं है बात करने का। ऑल दिस नीड्स टू एंड। और लोग ये जो
मैं लोगों से, आम जनता से बात करता हूँ, तो उनको पता नहीं क्यों इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि जो भी चुना जाएगा वो 370 हमारे लिए वापस ला दे, क्योंकि वो हमारा था, हमारा झंडा था, क्यों नहीं हमारा ला संविधान सकते? था। क्यों नहीं ला सकते? वी कैन डू एनीथिंग। मुझे लगता है कि पीसफुली हम कुछ भी, ये चीफ मिनिस्टर लाएगा, कौन लाएगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यकीन करती हूँ अगर बीजेपी ने 70s में, तब तो उनके एमपीज भी नहीं होते थे, लोगों को ये कहा होता कि हम यूसीसी लाने की कोशिश करेंगे, हम 370 एब्रोगेट करेंगे, नोबडी वुड हैव बिलीव देम। बट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। अभी आप हंसेंगे, मैं कहूंगी हम 370 लाए, मैं कहती हूँ 370 बहाल ही नहीं, लार्जर जो रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर का, हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाएंगे। वील मेक श्योर इट्स रिजॉल्व इन अ वे दैट पीपल हियर हैव पीस विद डिग्निटी। That conflict which is going on already. हाँ, अमन, तरक्की, इज्जत, तीनों चीजें होनी चाहिए। व्हाई नॉट? तो मतलब पॉसिबिलिटीज, किसी भी पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता है है। ये बहुत मायोपिक वे है कि ओ आपकी तो अब बस 5 सीटें आ रही है। कौन सी पार्टी है जिसमें क्राइसिस नहीं होता, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होता? अगर पूरा टाइम एक ही पार्टी पावर में आती तो ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? पावर में रहने का और ऑपोजिशन में रहने का तो यही लॉजिक होता है ना कि एक आता है दूसरा जाता है, जैसे लाइफ का साइकिल होता है, एक कहीं जब मरता है तो बच्चा कहीं पैदा होता है। तो पॉलिटिक्स भी यही होता है, किसी की डेथ होती है पॉलिटिकली, किसी और का रीबर्थ होता है, फिर आपका भी रीबर्थ होता है। सो इट्स अ साइकिल। अरे मैं पूछना भूल गया उस समय, पीएचडी क्या फिर आप रिज्यूम कर पाएंगे कि नहीं, या क्या चल रहा है उसको लेके? मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैं स्लिप कर गया। अब तो नहीं कर पाऊंगी शायद, मे बी आगे जाके इंशाल्लाह, और मे बी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। आई एम होपिंग दैट आई एम गोइंग टू विन दिस सीट, तो अब तो शायद नहीं हो पाएगा पीएचडी। बिजबेड़ा सीट, बिजबेहाड़ा, जब यहाँ रिपोर्टर्स आते हैं सब बिजबेड़ा बिजबेड़ा बोल वो बोल के। प्रॉब्लम होती है ना, आप समझिए। बिजबेहाड़ा। हाँ ठीक है। हाड़ा, अब जैसे बिजबेहाड़ा। शुपियां होता है यहाँ पे कहते हैं, हम उसको SHOPIAN हाँ, होता है। नहीं, तो आपकी हम गलती नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग श्रीनगर 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 ना, हाँ। हाँ तो वो मेरे नाम का भी फालूदा, इल्तिजा को इल्तिजा। इल्तिजा कहते हैं। हाँ। इल्तिजा है सही तो। हाँ, इल्तिजा मैंने दरखास्त करना ना। हाँ, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन महबूबा जी ने इमोशनली ब्लैकमेल करके जबरदस्ती ये नाम। तो अपना नाम बदलना चाहेंगी तो क्या रखेंगी? मेरा नाम सना है, बट महबूबा जी ने इल्तिजा इसलिए रखा क्योंकि मेरे पर नाना एक दरवेश थे, वो एक पीर थे, तो उनने स्टार्स देख के हम सबके नाम रखे, मेरा इल्तिजा रखा। तो आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? मतलब इल्तिजा। बदलना चाहेंगे तो सना कर लेंगे कभी उसको, ऐसा कर सकते हैं? महबूबा जी थोड़ी सुपरस्टिशियस है, उनको लगता है नहीं ये नाम आपके स्टार्स के हिसाब से रखा है, सो व्हाट कैन आई डू? आई डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन आपको लगता है ना, मुझे नहीं लगता है इल्तिजा। जब कोई इल्तिजा कहता है तो मुझे लगता है कहाँ है, कौन है? आई फील मोर लाइक अ सना। क्या मतलब अंतर क्या है दोनों में, मैं समझना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो, सना इज मोर, मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी के साथ ज्यादा जाता है। जब आपको अल्लाह ताला कुछ देते हैं, इट्स सना इज बेसिकली व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। आई थिंक इट्स अरबिक, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड सिंपल भी है। इल्तिजा को ज्यादातर लोग करते हैं एंड इट्स वेरी फॉर्मल, जैसे एक स्टार्ची शर्ट होती है वैसे मुझे इल्तिजा लगता है। जिस एक शर्ट वो में भी तोड़ा था ना, कई सारे लोगों को मतलब वो पता नहीं होता है नुक्ता कहाँ लगता है, तो कई बार हाँ, सब में और से नुक्ता उर्दू हटा का देना, तो हाँ। सब में से नुक्ता हटा देते हैं, या तो सब में नुक्ता लगा देते हैं। या एग्जैक्टली, लफड़ा वो होता सो है। आई प्रेफर सना। सना। या तो सना जी ये बताइए, मैं पॉलिटिकल पोल्स की बात करता हूँ, पॉलिटिकल जो ध्रुव होते हैं उनकी बात करता हूँ। देश में अभी 2024 के बाद से चुनाव से आपको, मैं संसद के हिसाब से बात करूँ, आपको एक समय एक तरफ है सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और एक तरफ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दोनों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या विचार हैं आपके? जरूरी है ओपिनियन देना? इफ यू हैव। आई थिंक राहुल गांधी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे चली भारत जोड़ो में, बट वो मुझे इतने जेन्युइन लगे, उनमें इतनी एम्पैथी है, इतना ठहराव है, इतने पेशेंट है वो, मुझे वो बहुत डिसेंट लगे। और कोई मुझे पप्पू पप्पू पूरा दिन रात ये जाप जपे तो मैं तो घर से ही ना निकलूँ, बुरा लगता है। बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड मुझे लगता है ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बट नरेंद्र मोदी क्या बोले उनको नाउ यू हैव टू से, कंट्री। आपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला है। आपको पता है मोदी जी हैड दिस बिग मैंडेट, बट जो उनने किया उसके साथ आई एम नॉट श्योर। आई मीन वो मुस्लिम्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदूज के भी हैं, सिख्स के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, बट आप देखिए उनके टाइम जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट विलिफिकेशन है, गेटोइजेशन है,
पॉलिटिकली कितना सब्जुगेट हो रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली। तो उनका इतना बड़ा मैंडेट था, वो तो कश्मीर भी रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन जीतना ही आई थिंक बीजेपी की प्रायोरिटी है अंडर हिम, सो इट्स अ वेरी सैड थिंग। ठीक है। Yeah. आपकी पार्टी पे जो कुछ इल्ज़ाम लगते हैं इस चुनाव में, जी। वो चुनाव में इल्ज़ाम आप सुनी ही होंगी, आप मतलब आपसे आप उनसे रूबरू हुई होंगी। जैसे एक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ठीक है। एक ये है खुद वो रात में जाते हैं टॉप लीडरशिप, जब वो टॉप लीडरशिप से मिलने जाते हैं तो टॉप लीडरशिप कहती है कि रात में नहीं आओ, दिन में आओ। इससे ज्यादा मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके। फिर एक धड़ा है, वो कहता है कि जमात और ऐसे नेताओं का भी इनको साथ मिलता रहता है, ऐसे जो जमात इस्लामी जो बैंड संगठन थे। जिस जमात को बैन नहीं, उनने क्रिमिनलाइज किया। एनसी ने जब रिगिंग की, जमात के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे हु वर डिक्लेयर्ड एज विनर, इंक्लूडिंग सैयद सलाउद्दीन, जिनका दूसरा नाम था पहले, मैं भूल गई हूँ। ही वॉज ऑल्सो विनिंग, उनको एनसी ने डिक्लेयर किया एज लूजर्स। वो इलेक्शन रिग किया, जमात को क्रिमिनलाइज किया, इतना उनको पनिश किया। वो इलेक्शन जमात, बहुत 5-6 लोग तो जमात के जीत ही रहे थे, एनसी ने वो इलेक्शन रिग करके जम्मू कश्मीर को इस रुख पे लाया। सो दे हैव नो अथॉरिटी टू टॉक। वो किसको लेक्चर देंगे, किसको पॉन्टिफिकेट कर रहे हैं वो? उस जमात को जिनको उनने क्रिमिनलाइज किया, रिगिंग की इलेक्शन में, उनको शर्म नहीं आती है? बैलेट उनने कैसे उस दिन बोगस वोटिंग कैसे कराई 87 में, 87 के चुनाव बूथ कैप्चर कैसे किया है, सारा लिखा हुआ है। ये तो हमारे इतिहास में लिखा है विद ब्लड। 1987 के इलेक्शंस कैसे रिग किए एनसी और कांग्रेस ने। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए चीजें। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने रिजाइन भी किया कांग्रेस से, बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड इट वाजंट राइट। तो आप ठीक है, आपने अपने इल्ज़ाम तो लगा दिए, लेकिन इस अपने इल्ज़ामों पे सफाई नहीं दी, अपने ऊपर लग रहे इल्ज़ामों पे कि पीडीपी एंड जमात एक अंडर द टेबल टाइप का जो एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई साथ मिला हुआ है इनको, एक बैंड संगठन का। इस पे क्या कहेंगी? इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरा अपना ओपिनियन जमात पे ये रहा है कि उनने बहुत उम्दा काम किया। अगर आप जम्मू कश्मीर में फ्री एजुकेशन देखेंगे, जमात ने इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। तो एनसी को जमात से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनकी वोट बैंक खाएंगे, उनकी स्पेस खाएंगे। तो ये मेरी आदत नहीं है कि जिससे मुझे इनसिक्योरिटी लगे। जमात आज फील्ड में है, एम आई इनसिक्योर? नो, व्हाई शुड आई बी इनसिक्योर? क्यों? क्योंकि वो मेरा वोट खा रहे हैं। तो अगर मेरा वोट खा रहे हैं तो वो हराम है, लेकिन अगर मेरी मदद करेंगे हलाल है। नो, नॉट एट ऑल। एनसी की प्रॉब्लम जमात के साथ यही थी क्योंकि 87 में उनको जो एक कंपटीशन था वो जमात से लगा। दैट्स व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम विद कंपटीशन। तो उनको अगर हमारे अगेंस्ट ये स्लर लगाना है, आरोप लगाना है, लगाएं। बट एनसी को हलाल हराम हर एक चीज, इलेक्शन हो, एक्सेशन टू इंडिया हो, अपने ओपोनेंट्स हो, हलाल तब लगता है जब उनको पावर मिल रहा होता है, हराम तब लगता है जब उनको पावर नहीं मिलता। तो एवरीथिंग विच एनसी सेज हैज टू बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी एंड इंटरेस्ट एंड पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए रेफरेंस समझा दूं दर्शकों को तो जरूर समझ में आ जाएगा। जमात इस्लामी कश्मीर का, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, जमात JIJK, उसको कश्मीर का एक पॉलिटिकल संगठन है जिसको साल 2019 में 5 साल के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। फिर साल 2024 में उस बैन को 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया गया है। कई सारे जमात के कैंडिडेट जो हैं इस समय इंडिपेंडेंटली जमात के बैक तरीके से लड़ रहे हैं। हम उस जमात की बात कर रहे हैं। एंड टू बी नोटेड, ये जमात इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जमात इस्लामी हिंद नहीं है, वो एक अलग संगठन है, ये एक अलग संगठन है। चलते चलते बातचीत करते हैं, खत्म करते हैं, रैप करते हैं, क्योंकि आपकी टीम के लोग थोड़ा इशारा भी कर चुके हैं। कोई बहुत जाहिर सी बात है। नहीं, इट्स ओके, आप कर सकते हैं, वो वेट कर लेंगे। नहीं, ठीक है। इफ यू डोंट वांट, फाइन। अभी सरकार बनेगी तो किस रोल में आना चाहेंगी? MLA काफी है मुझे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री की रेस में हूँ ही नहीं, ना मेरा वो कद है और ना मैं म्यूनिसिपैलिटी की चीफ मिनिस्टर बनूंगी। एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं क्यों चीफ मिनिस्टर बनूं? मेरा कोई शौक नहीं है, मेरे कोई ख्वाब नहीं है। ये एक कांटों का ताज है, मुझे कांटों का ताज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों पे आपकी, कुछ टर्म्स पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, और उस पे एज अ PDP की नेता, नॉट एज ए बिजबिहाड़ा की, मैं आपको सिखा के ही रहूंगी। प्लीज डू। बिजबिहाड़ा की प्रत्याशी के तौर पे नहीं, लेकिन PDP के नेता के तौर पे पूछना चाहता हूँ कुछ टर्म्स पे, कुछ नामों पे आपका रिएक्शन। ओके। इंजीनियर रशीद, ही शुड बी रिलीज्ड फुली।
Why just interim bail? Let him be released. उनकी responsibilities हैं as North Kashmir MP. Let him fulfill those responsibilities. He deserves his freedom. Not just him. जो इतने सारे हजारों नौजवानों को आपने जेलों में डाला है, उन सब की आप रिहाई करवाएं. बहुत हो गया अब. छुड़वाइए सबको. सजाद लोन, मतलब क्या बोलना है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? आपके साथ I think पिताजी की he- सरकार में रहे हैं वो। मेरे नाना के साथ. I think he's very हाँ, नाना के articulate. साथ। मुझे वो बहुत articulate लगता है. And बात वो अच्छे से करता है. He's very articulate. And अल्ताफ well-read. बुखारी, No comment. क्या बोलें? No comment. ओके। सिंस वी आर रैपिंग दिस इंटरव्यू, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? मेरा यही मैसेज होगा, क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम हिंदी चैनल हैं जिसको लोग बहुत देखते हैं, आप लोग अच्छी रिसर्च करते हैं, गोदी मीडिया आप इतना नहीं है, मुझे नहीं लगता है. मेरी यही दरखास्त होगी, जो इंडिया के लोग, पूरी कंट्री के लोग मुझे अभी देख रहे हैं, कि आप कश्मीरीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करिए. हैव सम कंपैशन. उनको आप प्यार की नज़र से देखें. कश्मीर, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव सफर्ड अ लॉट. अपने वो मायोपिक, जो आपको मीडिया वो नफ़रत की ड्रिप चढ़ाए हुए, उसको निकालिए और हमें एक नए नज़रिए से देखिए. ओके, या तो ये थी हमारी बातचीत. एस्ट्रोनॉट बन सकने वाली, लेखक बन रही और नेता बनने की कोशिश कर रही इल्तिजा मुफ्ती के साथ बातचीत में आपने साथ दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank आप you. ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे. लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी रहेगी. मैं और मेरे साथी अमितेश जाएंगे, अपने हिस्से के सवाल पूछेंगे, तमाम आलोचनाओं, तमाम टैग्स और तमाम शिकायतों और आरोपों के बावजूद. बहुत बहुत शुक्रिया.